नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी की हेडलाइन छप रही है या नहीं छप रही है, यह राहुल गांधी के लिए अब मसला नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के लिए हो गया है कि खबरों से गायब करने या बहसों में राहुल गांधी का निरंतर मजाक उड़ाने के बाद भी उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता और उनकी बात लोगों तक कैसे पहुंच रही है। लोग भी वोट चोरी को लेकर उन्हें सुनने आ रहे हैं, वोट चोरी की बातें करने लगे हैं। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इसे कुछ कम माचो, कुछ कम स्टड बना दिया। माचो का मतलब पुरुष शक्ति की अलग अलग शारीरिक अभिव्यक्तियों से है, सरल हिंदी में हीरो से है और असल हिंदी में नेगेटिव हीरो से है। बिहार में बुलेट सवार रंगदार ठेकेदार के किस्से आपको कोई भी सुना देगा, या वो सवारी तो नहीं जिस पर बैठकर कोई हसीनाओं का दिल जीत लेता हो। लेकिन अगर इसी संदर्भ में बात हो रही है तो यह बड़ी बात है कि उसी बिहार में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। बुलेट से अपना सियासी करियर बनाने वाले कई नेता अपनी उस दागदार जवानी पर अफसोस कर रहे होंगे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर रंगदारी जमाने के लिए बुलेट दौड़ाते रह गए, एक्सीलेटर तेज कर उन्हें डराया, लेकिन पता नहीं था कि बुलेट से दिल भी जीता जा सकता है। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार है कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। ठीक बात है कि नेता का मूल्यांकन क्रश और स्टड के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। मजबूत नेता के नाम पर यह देश काफी कुछ भुगत चुका है, तो यह गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी बिहार में चिराग पासवान को नेशनल क्रश बताया जाता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चिराग बिहार के युवाओं के बीच अपनी धाक जमाने के लिए क्रश और जेंजी की जुबान में पूकी कहलाते हैं। सोशल मीडिया में उन्हीं के समर्थक नेशनल क्रश घोषित किए रहते हैं और कई बार खबरों की हेडलाइन में भी उन्हें नेशनल क्रश लिख दिया जाता है। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। हमारी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है और ना इसके लिए यह वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बुलेट को लेकर बात करना चाहता हूं क्योंकि बुलेट का संबंध बिहार और यूपी की राजनीति में अलग रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी के कारण इसका स्वरूप बदल भी रहा है। बुलेट की सवारी करने वाले जानते हैं, मान भी रहे होंगे कि राहुल गांधी ने बैलेट चोरी के मुद्दे को लेकर बुलेट को शरीफों और नागरिकों की सवारी के रूप में स्थापित कर दी है। वैसे महानगरों में राहुल गांधी से पहले ही यह काम हो चुका है और उन लोगों को श्रेय देना चाहिए जिन लोगों ने नए सिरे से बुलेट को अपनाया है। बुलेट क्लब बनाकर दूर दूर तक वीकेंड के समय यात्राएं शुरू कर दी हैं। इनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। इन लोगों ने बुलेट को फैशनेबल बनाया। बुलेट इससे पहले लोकप्रिय बाइक नहीं थी, महंगी होने के कारण ही नहीं, लेकिन रंगदारों से जुड़ जाने के कारण। जब बुलेट ने दोबारा वापसी की तो खुद को नए बाजार की तरफ देखा। बुलेट के दीवाने देश भर में फैले हुए हैं, कई 100 क्लब बन चुके हैं और यह अब अच्छे लोगों की सवारी मानी जाती है। राहुल गांधी ने भले ही यह सब सोचकर ना किया हो या उन्हें बिहार की राजनीति में बुलेट की अतीत का पता ही ना हो, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने एक जोखिम लिया और तेजस्वी यादव के साथ जोड़ी बनाकर बुलेट चलाने लगे। कोई भी देख सकता है बुलेट पर सवार दोनों नेताओं के पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल इच्छा शक्ति है। इसी देश में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा पा रहा, और उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर दिन रात बोलने वाले जगदीप धनखड़ बोल नहीं पा रहे। उसी देश में बुलेट की सवारी कर बुलेट को सुदर्शन बनाने में लगे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसे देखकर दूर भागा करते थे लोग, लेकिन अब इसी से कोई नेता उनके बीच आता हुआ नजर आ रहा है।
लोगों को दहशत की याद अब नहीं सता रही। बस चिंता यही है कि राहुल के इस असर में अभी भी यूनिवर्सिटी में बुलेट से दहशत पैदा करने वाले कुछ लंपट और रंगदारों की किस्मत ना पलट जाए। राजनीतिक रूप से बुलेट का इतना मानवीयकरण पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल बुलेट के सहारे बिहार की सड़कों पर यात्रा कर रहे राहुल गांधी के जोखिम को, उनके नए नए प्रयोगों को देखा जा सकता है। फोटो और वीडियो का राजनीति में महत्व बढ़ गया है, इसे सभी ने स्वीकार किया है। नहीं महत्व होता तो मंदिर में जाने के समय प्रधानमंत्री मोदी कई सारे कैमरों के साथ नहीं जाते। केदारनाथ की गुफा से लेकर भारत के अंतिम छोर पर स्थित स्वामी विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने गए तो वहां भी पहले से कई सारे कैमरे लगा दिए गए। लेकिन आपको याद होगा, राहुल गांधी जब केदारनाथ गए तो उन्होंने कैमरे के साथ भीतर जाने से मना कर दिया। वोट चोरी की यात्रा को लेकर भले ही गोदी चैनलों पर बहस ना हो, लेकिन जिला संस्करणों के पन्ने से इसकी खबरें पूरी तरह से गायब भी नहीं हैं। लेकिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने का सारा श्रेय राहुल गांधी को दिया जा सकता है। सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को ललकारने की हिम्मत उन्होंने दिखाई और लंबी यात्रा पर निकल गए। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है। और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। आज तक इस बात का जवाब भारत का चुनाव आयोग नहीं दे सका कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं। जिन्हें विपक्ष नहीं दिखाई देता उन्हें इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा। इस बीच और भी कई चीजें बदल रही हैं। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि अखबार क्या लिख रहे हैं, गोदी एंकर क्या बोल रहे हैं, और बीजेपी को इसी बात से फर्क पड़ने लगा है कि राहुल गांधी को नकारा साबित करने में, उनका मजाक उड़ाने में गोदी चैनल फेल क्यों होने लगे हैं। अगर यही यात्रा अमित शाह की होती या प्रधानमंत्री मोदी की तो मीडिया हर दिन लिखता कि बिहार की उमस भरी गर्मी में दिन भर सड़क पर रहना आसान नहीं। उनकी मेहनत की बात होती, त्याग की बात होती। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का कवरेज मोदी शाह को मिलने वाले विशेषणों से खाली है। कवरेज की भाषा ऐसी है जैसे बस छूट गई हो और अगले बस स्टॉप तक कोई पैदल जा रहा हो। बिहार का कोई भी इसे स्वीकार करेगा कि इन दिनों भयंकर उमस है, गर्मी बहुत ज्यादा, बाहर निकलने पर शरीर की हालत खराब हो जाती है, हलक से आवाज नहीं निकलती। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी हर दिन हंसते मुस्कुराते यात्रा करते नजर आते हैं। 2019 में चौकीदार चोर हैं का नारा एक असफल नारा साबित हुआ। तब बीजेपी के समर्थक खुद को भी मैं भी चौकीदार लिखने लगे। मगर वोट चोरी के नारे का जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा। लगता है मोदी समर्थकों को भी शक हो रहा है या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि वोट चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। इस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। मैं भी चौकीदार लिखने वाले समर्थकों के लिए मैं भी वोट चोर लिखना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि पप्पू साबित करने का नैरेटिव भी नहीं चिपक पा रहा है, ना कोई अब पप्पू लिखता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आम जनता से ज्यादा बीजेपी के समर्थकों का विश्वास जीत लिया है, जिन्होंने अब पप्पू कहना छोड़ दिया है और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी, देखिए आपने टीवी पे,
10-15 करोड़ रुपए की घड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। राहुल गांधी बिहार की यात्रा के दौरान बिहार में ही रुकने लगे हैं। दिल्ली 1-2 बार लौटे हैं, लेकिन अगले दिन वापस भी हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 160 से अधिक दिनों तक सड़कों पर रहे। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी के दिल्ली लौट जाने को लेकर, भारत से बाहर चले जाने को लेकर बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि गंभीर राजनेता नहीं है। अब जब बिहार की सड़कों पर लगातार चल रहे हैं, रात में वहीं रुक रहे हैं, तो कोई बात नहीं हो रही। यह सब हेडलाइन देखिए, पुरानी है, अमित शाह के मकान खोजने से जुड़ी है। चुनावी राज्यों में अमित शाह रुका करते थे, तो इसकी भी चर्चा होने लगी कि 24 घंटे के राजनेता हैं, दिन भर राजनीति करते हैं, रणनीति बनाते हैं, जहां चुनाव होता है मकान लेकर वहीं रहते हैं। अमित शाह भी इस प्रोपेगेंडा को खुराक देते थे। उनका ही बयान है, मैं कोलकाता में छोटा घर किराए पर लेने की सोच रहा हूं। उनके किराए पर मकान लेने की खबरों के सहारे माहौल बनाया गया कि वे राजनीति को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हो सकता है अमित शाह को लगता हो कि उनके किराए का मकान लेकर रुकने की खबरों से विपक्ष दहशत में आ जाएगा। अब अमित शाह चुनावी राज्यों में किराए पर मकान नहीं लेते और विपक्ष ने दहशत में आना बंद कर दिया है। राहुल गांधी बिहार में रुक रहे हैं, कंटेनर में रात गुजार रहे हैं, इसे लेकर कोई महिमा मंडन नहीं, और यह भी बहुत अच्छा है। नेता कब तक रुक रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यह सब तो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की वाहवाही में किया जाने लगा, जिसका नतीजा क्या निकला आप अब देख रहे हैं। 2014 या 2020 का साल होता तो बीजेपी को इतने से ही सुकून हो जाता कि राहुल गांधी को गोदी मीडिया के पन्नों और पर्दों से गायब कर दिया गया है। नोटबंदी और जीएसटी पर उनकी राय लोगों तक नहीं पहुंच रही है। 2019 में न्याय योजना के जिक्र पर भी अघोषित पाबंदी नजर आई। गोदी मीडिया में मोदी सरकार का निवेश अब भी कम नहीं है, हर तरह से है, लेकिन गोदी मीडिया अब मोदी सरकार के लिए काफी नहीं रहा। कई जगहों पर लिखा गया है कि राहुल गांधी की बात बिना मीडिया के ही लोगों तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया में उनके इंप्रेशन बढ़ गए हैं, रीच बढ़ी है, इसे लेकर रिपोर्टिंग हो रही है। कांग्रेस की रील वायरल हो जा रही है और बीजेपी के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की चर्चा बिना मीडिया के ही लोग कर रहे हैं, जिससे बीजेपी परेशान है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए भी मिला तो क्या मिला? जब आप नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे भारत के खिलाफ काम करने वाले कई लेफ्ट संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खालिस्तान फोर्स के साथ मिले हुए हैं, तो कम से कम प्रमाण तो देना चाहिए, या फिर अपने ही गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लेते कि उनके होते नेता प्रतिपक्ष खालिस्तान फोर्स के साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। यहां याद दिलाना जरूरी है कि इसी देश में भीमा कोरेगांव केस में माओवादी संगठन के साथ मिलकर कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का केस चला। आर्सेनल लैब जैसी संस्थाओं की फोरेंसिक जांच में सामने आया कि जेलों में बंद लोगों के कंप्यूटर में सबूत प्लांट किए गए। आज तक इसकी ट्रायल पूरी नहीं हुई और आनंद तिल तुंडे से लेकर सुधा भारद्वाज तक कई साल जेल में रहे। स्टैन स्वामी की जेल में मौत हो गई। आज भी इस मामले में सुरेंद्र गाडलिंग और महेश राउत जैसे लोग जेल में हैं। तो कुछ भी आरोप लगाकर किसी को भी जेल में बंद कर राजनीति करने का रिकॉर्ड किसका है आप देख सकते हैं। लगता है बीजेपी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो अपने चूके हुए आरोपों का ही फिर से इस्तेमाल करने लगी है। एएनआई के नेशनल ब्यूरो चीफ नवीन कपूर से किरण रिजिजू ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है, तब भारत विरोधी ताकतें मिलकर सरकार से लेकर संस्थाओं पर हमला शुरू करती हैं। राहुल गांधी से सबूत मांगने वाली बीजेपी को पता होना चाहिए कि वह सरकार में है, उसे कम से कम ऐसे आरोप लगाने से पहले सबूत देने चाहिए। इसी तरह का आरोप यूएसएआईडी के फंड को लेकर लगा। फरवरी 2025 के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि यूएसएआईडी ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन भेजे हैं। भारत सरकार ने तुरंत ही खबरों का खंडन नहीं किया, क्योंकि तब गोदी मीडिया पर बहस चलने लगी कि कहीं कांग्रेस को तो यह पैसा नहीं मिला। बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर तब भी सरकार कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर रही थी।
सब कुछ हवा हवाई रहा। अब फिर से जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है। इतने दिनों से बीजेपी की सरकार है, कम से कम इसी का कोई ठोस प्रमाण निकालकर रख दिया जाता है। उस समय यानी फरवरी 2025 में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में जांच की मांग की थी। उन्होंने संसद में भी सवाल किया कि क्या यूएसएआईडी ने सोरोस की संस्था को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसे सोरोस ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया। मगर 21 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस के जय मजूमदार ने रिपोर्ट की और दिखाया कि वह पैसा भारत नहीं बांग्लादेश गया। बीजेपी के गौरव भाटिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था। श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का यह वक्तव्य आया 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये दिए गए क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके मोदी जी को हटाना था। तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो यह हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। तो प्लानिंग समझिए, आरोप लगाना है, गोदी चैनलों के जरिए बहस पैदा करनी है और हिंदी अखबारों को चुप्पी मार जानी है। ऐसे आरोप संदेह के रूप में जनता के बीच पसरने लगते हैं कि अमेरिका का पैसा कांग्रेस को मिल रहा है और इस बात से ध्यान हट जाता है कि असंवैधानिक कानून बनाकर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कई हजार करोड़ का चंदा मिला। कई राजनीतिक दलों से कई गुना ज्यादा चंदा मिला। क्या कभी बीजेपी ने इस पर सफाई दी? असंवैधानिक कानून क्यों बनाया? यूएसएआईडी को लेकर झूठी खबरें उड़ाई गईं। क्या इस पर बीजेपी ने माफी मांगी या सफाई दी? अब यह खबर उतनी जोर शोर से आपके बीच नहीं पहुंचाई गई। मोदी सरकार ने 6 महीने के बाद मान लिया कि अमेरिका की यूएसएआईडी का पैसा भारत में नहीं आया है, बांग्लादेश गया। क्या बीजेपी को इससे फर्क पड़ा? उसने माफी मांगी। इसी तरह से न्यूज क्लिक पर भी चीन से फंड लेने का आरोप लगा दिया गया, लेकिन निकला क्या? इसके संपादक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। राहुल गांधी अपनी रैलियों में यह सब नहीं बताते और गोदी मीडिया में कम छपा है, इसलिए जनता को कम मालूम है कि किस तरह से सवाल करने वाले पत्रकारों का गला घोटा गया और छापे मारे गए। राहुल गांधी को इन कानूनों और इन तरीकों के बारे में भी विस्तार से बताना चाहिए। जिस तरह कभी राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी को काउंटर करने की भाषा नहीं थी, उसी तरह आज बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी का काउंटर कैसे किया जाए। कुछ नहीं मिल रहा है तब झूठ ही बोला जाए। मोदी सरकार के 1 दशक के दौरान विपक्ष को मिटा देने की पूरी कोशिश हुई। इस पर अलग से बात हो सकती है, होती भी रही है, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी खड़े नजर आते हैं, लड़ते नजर आते हैं। इसी साल मई की गर्मी में दरभंगा के अंबेडकर कल्याण हॉस्टल जाना चाहते थे। उन्हें कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं मिली, मगर राहुल गांधी भरी गर्मी में सड़क पर उतर गए और पैदल चलकर हॉस्टल की तरफ जाने लगे, जिसके बाद उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी हुई। अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया और जेल भरना राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना दिया। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में रहे। केवल नेहरू ही 9 साल तक जेल में नहीं रहे, लाखों आम भारतीय भी जेल में रहे और लंबे समय के लिए। राहुल गांधी को कोर्ट केस के जरिए फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी वे लड़ने लगे हैं। 2014 में राहुल गांधी ने भिवांडी की एक रैली में कहा, आरएसएस के लोगों ने गांधी को मारा है। आरएसएस के कार्यकर्ता ने कोर्ट में केस कर दिया। जब राहुल गांधी से पूछा गया क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, मैं अपने हर शब्द पर कायम हूं।
मैं कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। कल भी यह कह रहा था, आज भी कह रहा हूं और भविष्य में भी कहूंगा। मैं ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हूं। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन के एक भाषण में सावरकर पर टिप्पणी कर दी। उनके बयान से आहत सावरकर के परिवार ने राहुल गांधी से कहा, माफी मांगे नहीं तो एफआईआर होगी। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और पुणे में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ। राहुल गांधी ने खुद अर्जी दी है कि वे समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त सुनवाई की जगह समन ट्रायल चाहते हैं ताकि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ व्यापक बहस हो। उनकी इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एक अन्य मामले में 2019 के एक भाषण को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। सुनवाई के दौरान हलफनामे में लिखकर राहुल गांधी ने कहा, माफी नहीं मांगेंगे। ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर लिया होता। बाद में गुजरात की अदालत से सजा मिलने के कारण उनकी सांसदी चली गई। मकान खाली करने को कहा गया, उन्होंने फौरन कर दिया। मामले के बारे में सवाल करते हुए जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तो राहुल गांधी ने झुकने और डरने से हमेशा इनकार किया। मोदी सरकार के दौर में बोलने लिखने पर एफआईआर की भरमार हो गई है। बोलना मुश्किल हो गया है। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के फेसबुक पोस्ट को लेकर कितना बेतुका मामला बनाया गया। एफआईआर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ट्रायल पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के कितने ही नेता इस डर से टूट गए और बीजेपी में चले गए। आज भी न जाने कितने कांग्रेस में होते हुए भी डरे सहमे होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उसी कांग्रेस के भीतर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का एक समूह खड़ा कर दिया है जो उनके साथ सड़क पर उतरा हुआ है। उन सभी ने डर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अगर आप कांग्रेस के ही कई नेताओं के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे, फेसबुक पेज देखेंगे, तो वहां वोट चोरी के खिलाफ चल रही यात्रा को लेकर चर्चाएं कम नजर आती हैं। वीडियो कम शेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी लड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एसएससी की परीक्षा में सुधार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हक में उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्हें अच्छी तरह से पता है इनमें से ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं, बल्कि ट्विटर पर लोग लिखते भी हैं कि वोट बीजेपी को देते हैं और उम्मीद राहुल गांधी से करते हैं। क्या यह नोट करने वाली बात नहीं है कि बीजेपी के समर्थकों की आवाज भी राहुल गांधी उठा रहे हैं? क्या किसी को भी एसएससी की परीक्षा में सुधार की मांग से दिक्कत हो सकती है? किसी भी पार्टी के वोटर हों, किसी भी पार्टी के नेता हों, क्या इन छात्रों को एक अच्छी साफ सुथरी परीक्षा व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इस मामले में ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं? अगर आज का युवा सिर्फ इसी एंगल से देख ले तो गोदी मीडिया का खेल समझ जाएगा। किसी को भी पूछना चाहिए कि आप किस तरह का मीडिया हैं कि पेपर चोरी के सवाल पर चुप हो जाते हैं और वोट चोरी के सवाल पर भी चुप हो जाते हैं। चोरों को बचाने में आपका क्या फायदा है? रामलीला मैदान में ही तो प्रदर्शन हो रहा था। अगर एसएससी की परीक्षा में सुधार को लेकर उतरे छात्र वाकई बीजेपी के आजीवन समर्थक हैं तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए, क्या वे ऐसा ही भारत चाहते थे कि जनता आवाज उठाए तो मीडिया घर बैठ जाए? बड़े बड़े चैनलों को जनता के पैसे से करोड़ों का विज्ञापन मिलता है, वो किस काम के लिए मिलता है? मार्च 2018 में एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा में धांधली के खिलाफ दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर 18 दिनों तक प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी उनके बीच गए। राहुल गांधी को वोट नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी वे कई साल तक परीक्षा चोरी को लेकर ट्वीट करते रहे, छात्रों से मिलते रहे, यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच गए, तमाम परीक्षाओं और पेपर लीक के पीड़ित छात्रों से मिले हैं। हर नेता वोट के लिए कोशिश करता है, सत्ता में आना चाहता है। विपक्ष में रहकर बीजेपी की छवि ही लड़ने वाली पार्टी की रही, लेकिन इस बार ऐसी छवि राहुल गांधी की बन रही है और उनके आसपास कांग्रेस की। वे लगातार सड़कों पर हैं। उसी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी भी सक्रिय हैं। कभी वे अपनी मौजूदगी जनता के दम पर दिखाया करते थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अब वैसा दम दिखता है? लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं नजर नहीं आती। जहां भाषण देने जाते हैं
स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, मेट्रो का उद्घाटन करते हैं। रविवार को स्कूल बंद रहने के बावजूद स्कूली ड्रेस में बच्चे मेट्रो ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं ताकि प्रधानमंत्री बच्चों से बात करें। सब कुछ डिजाइन किया हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को सीटों पर बिठाया जाता है, लाभार्थियों को बुलाया जाता है। आपको इस संदर्भ में कई मीडिया रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय बताया जाता है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जनता से बहुत दूर गमछा हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। तेजस्वी यादव की तरह गमछा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और यह क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है, संगठन कमजोर बताया जाता है, लेकिन उसी कमजोर संगठन के दम पर राहुल गांधी कई दिनों से यात्राएं कर रहे हैं और उसे कोई असफल साबित नहीं कर पा रहा है। इस कमजोरी को राहुल गांधी भी ठीक से समझते होंगे, इसलिए जो उनके साथ हैं वो पीछे नहीं बल्कि जीप में बराबर नजर आते हैं। वरना तो बनारस में लोगों ने वह तस्वीर भी देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पीछे खड़े किए गए हैं। लेकिन बिहार में राहुल की जीप पर गठबंधन के सभी नेता बराबरी से मौजूद नजर आते हैं। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा गया राहुल गांधी पहले बोलेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा हम बाद में बोलेंगे। सबसे पहले मुकेश साहनी को बोलने दिया गया, दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस से बात की। इनको यहां थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। जो हम कह रहे हैं, बिहार में SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि राहुल गांधी ने इस पर नहीं बोला, उस पर नहीं बोला। कई मामलों में यह शिकायत बिल्कुल सही भी है, लेकिन राहुल गांधी को ही सब पर बोलना है। यह शिकायत बताती है कि राहुल गांधी ने अपने लिए बोलने की जगह बना ली है। वोट चोरी के आरोप तो कई विपक्षी दलों ने लगाए, लेकिन राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह मुद्दा चारों तरफ से निकल आया है। एक वक्त था जब कहा जाने लगा कि राहुल गांधी जितना कम बोलें उतना अच्छा है। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता कह चुके हैं राहुल गांधी उनके स्टार कैंपेनर हैं। 2018 से लेकर 2024 तक आपको इस तरह के दावे समाचारों में भी मिल जाएंगे। गोदी पत्रकार लिखा करते थे राहुल गांधी के बोलते ही बीजेपी का वोट बढ़ने लग जाता है। अब राहुल गांधी बोलते हैं, बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। इस दौर में विपक्ष होना बहुत मुश्किल है। विपक्ष हर तरफ से घिरा हुआ है,
प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं उनकी सरकार पर दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार का। इसी एक झूठ पर मीडिया पन्ना भर सकता था, लेकिन चुप रह गया। इतना तक नहीं पूछा कि विपक्ष के जिन नेताओं के यहां भ्रष्टाचार को लेकर छापे पड़े, आपने अपने भाषणों में आरोप लगाए, वो आपकी ही पार्टी में आ गए और पार्टी में आने के बाद केस से उन्हें मुक्ति कैसे मिल गई? कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये यूरी गगारिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। इनका भारत की राजनीति से कोई संबंध नहीं, मगर भारत की राजनीति के कारण इनका पत्ता कट गया है। अभी तक हम आप सब यही जानते थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गगारिन हैं और चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों ने यूरी गगारिन की जगह नील आर्मस्ट्रॉन्ग कह दिया तो अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अनुराग ठाकुर पर गोली मारो का नारा लगाने के कारण मुकदमा चला। जरा यह भी पता कीजिए इस केस की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग या गगारिन ने अनुराग ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अनुराग ठाकुर के इस बयान ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। इस तरह का बयान अगर राहुल गांधी ने दिया होता तो इसरो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, मगर इसरो भी अब चुप रहेगा। चुनाव आयोग भी तो चुप है, राहुल को नोटिस देता है, अनुराग ठाकुर को नहीं। इस हाल में राहुल गांधी सड़कों पर हैं तो बात रिजल्ट की नहीं होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए कि जब सब डर गए, कुर्सी पर बैठे लोग सबको डराने में लग गए, कौन कौन है जो सड़कों पर है और लगातार बोल रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।